ध्यान रखना है कि मार्केट तो अपनी गति से चलेगा, मार्केट को आप नियंत्रण नहीं रख सकते। यदि आपको मार्केट को जीतना है तो जो इन्वेस्टर अपने इमोशन पर नियंत्रण पा लेते हैं, यदि आप देखेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म में पहली बार अगर आप पहली नजर में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भगवत गीता और इन्वेस्टिंग एक दूसरे के विरोध है। ऐसा यदि आप हमेशा केवल पर डे रिटर्न के बारे में सोचेंगे तो जो फियर एंड ग्रीड है, ये यदि आप ट्रेडर हैं तो रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन की जो साइजिंग है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा पीपल दे गेट। और सबसे बड़ी बात है कि जो बुरी चीजें हैं, राहु का इंपैक्ट विच इज गवर्न बाय राहु, वो इमीडिएटली माइंड पे इंपैक्ट करता है। अच्छी चीजों को अडॉप्ट करने के लिए पूरा अगले 6 महीनों के लिए निफ्टी 50 को लेकर आपका ओवरऑल आउटलुक क्या है? ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, करेंसी का जो मूवमेंट्स है, एफआईआईज का जो फ्लोज है, ऐसे कई सारे फैक्टर बीच बीच में इसमें। तो ये जो डिस्ट्रप्शंस हैं और ये जो छोटे छोटे चीजें हैं, मेरे हिसाब से आई की मार्केट कुछ टाइम के बाद, अगर मैं आपको पूछूं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आई सपोज टॉप सेक्टर्स रैंक करने को पूछूं आपको, तो आप मुझे क्या बताएंगे? तो यदि मैं 6 महीने के लिए बात करूं, सूची जो है मेरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, आप इसमें और जो आपकी ये जो सेक्टर है आपका स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स, इसमें आपको काफी अभी जो डिस्ट्रप्शन एआई की वजह से आया है, यदि ये एआई वाला जो डिस्ट्रप्शन है कहीं ना कहीं पे। आज अगर आपको एक बोल्ड मार्केट प्रेडिक्शन करनी हो, ऐसी प्रेडिक्शन जिससे ज्यादा लोग अग्री नहीं करेंगे, तो वो क्या होगी? Namaste, Dr. Mittal. How are you today? I'm good, Shruti. How are you? I'm good. Before we start, मैं लोगों को आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूं. Dr. Gaurav Mittal is an entrepreneur, spiritual motivational speaker, and a celebrity, I suppose, astronumerologist, and goes by the name as Mahaguru. He's the founder, MD, and CEO of a BSE listed company, IT Cons eSolution. And today we're going to be talking about his journey from an astrological point of view and his predictions on Nifty 50 in the future. But before we commence that, आपकी 2 books है sir, A Monk with a Merc और Merc to Maybach's Success. बहुत सक्सेसफुल है वो दोनों बुक्स, और स्पिरिचुअलिटी और लाइफ की डीपर लेसन्स को बहुत कनेक्ट करती है। सबसे पहले ये बताइए कि इन बुक्स को लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? गुड क्वेश्चन श्रुति। जो मेरी दोनों किताब है, ए मॉन्क विद ए मर्क एंड मर्क टू मेबैक, ये जो दोनों है, ये वास्तव में सिर्फ सफलता की एक कहानी नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के भीतर होने वाले परिवर्तन की एक यात्रा है। ए मॉन्क विद ए मर्क लिखने की जो मुझे प्रेरणा मेरे इस एहसास से मिली कि आज की दुनिया में लोग सफलता तो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आने वाली शांति, संतुलन और उद्देश्य को अक्सर लोग भूल जाते हैं। मैंने अपने जीवन की यात्रा में यह अनुभव किया है कि पैसा, पद और प्रतिष्ठा इंसान को पूर्ण कभी नहीं बनाते। जब तक भीतर का मॉन्क आपका जागृत नहीं होता है, तब तक जो बाहर आपके पास मर्सिडीज है वो भी आपको अधूरी लगती है। और इस जो पुस्तक है, इसमें मैंने सफलता और आध्यात्मिकता के बीच में संतुलन बनाने की बात करी हुई है। जो दूसरी पुस्तक है मेरी, मर्क टू मेबैक, उसी यात्रा का अगला अध्याय है। ये केवल एक बेहतर कार पहुंचने तक की कहानी नहीं है, बल्कि सोच, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व के अगले स्तर पर पहुंचने की भी एक कहानी है। इसमें जो मैं संदेश देना चाहता हूं वो यह है कि हर उपलब्धि के पश्चात इंसान को अपने आप को विकसित दोबारा से करना चाहिए। हर प्रगति केवल एक भौतिक प्रगति नहीं हो सकती, उसमें मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास भी लाने की जरूरत होती है। और यदि दोनों पुस्तक से यदि पाठक को कोई संदेश लेना है तो वो यही होगा कि सफलता का जो वास्तविक अर्थ है वो केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना भी है। धन कमाए, लेकिन उसके साथ साथ चरित्र, विनम्रता, आध्यात्मिकता और समाज के प्रति जो आपका उत्तरदायित्व है उसको भी आपको बढ़ाते जाना है। जब तक बाहरी सफलता और आंतरिक शांति के बीच में सामंजस्य बनता है, तभी जीवन का जो सार्थक हमारा जो पर्पस है वो पूर्ण होता है।
इसलिए जो मर्क और जो मेबैक है, ये केवल कारों के नाम नहीं है मेरे लिए, जीवन के दो अलग अलग पड़ावों के प्रतीक हैं। और हर पड़ाव पर, लेकिन जीवन में कितने भी पड़ाव हैं, आपका जो अंदर का जो मॉन्क है वो जीवित रहना जरूरी है। और इनका दोनों बुक्स का जो मूल संदेश है वो यही है। थैंक यू सो मच टू स्टार्ट अस ऑफ विद दिस। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत मानते हैं, तो आज भी बहुत लोग मानते हैं कि पैसा और स्पिरिचुअलिटी एक साथ नहीं चल सकते। तो आप इस बात से एग्री करते हैं, या आपको लगता है कि वेल्थ और स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग लोगों को स्ट्रॉन्ग बना सकता है? देखिए श्रुति, लोगों का ये मानना कि दोनों एक साथ नहीं चल सकते, पैसा और अध्यात्म, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उसमें समस्या वेल्थ की नहीं है, समस्या है अटैचमेंट की। धन एक साधन है लेकिन साध्य नहीं है। यदि पैसा आपका मालिक बन जाएगा तो वो आपको अशांत करेगा, लेकिन यदि आप पैसे के मालिक हैं और उसको सही उद्देश्य के लिए यूज करते हैं, वही धन सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के सकारात्मक परिवर्तन लाने में यूज करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा वाला मीडियम बन जाता है समाज में एक परिवर्तन लाने का। इसलिए मैं भी हमेशा यही बोलता हूं कि स्पिरिचुअलिटी डज नॉट आस्क यू टू रिनाउंस वेल्थ, इट आस्क यू टू रिनाउंस ग्रीड। जो अपना भारतीय संस्कृति है, यदि आप देखें, राजा जनक जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने, उनके पास तो एनॉर्मस वेल्थ थी, वो छोड़ने के बाद भी उन्होंने उसको रखते हुए भी उन्होंने जो है अध्यात्म का जीवन जो है आध्यात्मिक जीवन जिया, और अध्यात्म का उन्होंने एक मूल सिद्धांत सभी लोगों को दिया। अध्यात्म का अर्थ दुनिया को छोड़ना नहीं है, अध्यात्म का जो अर्थ है वो ये है कि दुनिया में रहते हुए भी अपने मूल्य, संतुलन और आत्म जो जागरूकता है उसको बनाना और विकसित करना है। सफलता का जो आदर्श मॉडल्स होता है वो यही है कि अर्न लाइक एन एंटरप्रेन्योर, थिंक लाइक ए लीडर एंड लिव लाइक ए मॉन्क। और जब वेल्थ जो है आपकी विजडम के साथ जुड़ जाती है, तो धन जो है केवल बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाता है बल्कि लोगों का जीवन भी बेहतर बनाता है। और जब स्पिरिचुअलिटी के साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जुड़ जाती है, तो व्यक्ति बिना किसी डर और लालच के भी सही निर्णय ले लेता है। तो इसलिए वेल्थ और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि सही दृष्टिकोण के साथ यदि दोनों को एक साथ लिया जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है, और असली सफलता देते हैं। आपकी नेटवर्क बढ़ाने के साथ साथ आपकी अपनी सेल्फ वर्थ और आपका जो स्पिरिचुअल क्वोशंट है उसको बढ़ाते हैं, और जीवन के मरणोपरांत आपको मोक्ष की प्राप्ति का रास्ते के लिए भी अग्रसर करते हैं। अब मैं कुछ बेसिक जो हमारा सीखने का तरीका है, लॉट ऑफ वेस्टर्न पीपल यूज इट एज वेल, भागवत गीता के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो भागवत गीता में हमें कहा जाता है कि आउटकम्स से अटैच्ड मत हो, लेकिन इन्वेस्टिंग तो पूरी तरह देखा जाए तो रिटर्न्स और आउटकम्स के अराउंड होता है। तो आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कैसे बैलेंस करते हैं? आज आप बहुत ही प्रैक्टिकल बात पूछ रहे हैं और बहुत ही गूढ़ रहस्य जीवन के, और जो लोग अगर समझ जाए पृथ्वी पे जितने 750 करोड़ जो लोग हैं, तो शायद जीवन पृथ्वी पे से ना सब लोग मोक्ष की प्राप्ति करके यहाँ से वैकुंठ धाम चले जाएंगे, पृथ्वी पे कोई नहीं बचेगा। तो भगवान विष्णु का जो पृथ्वी बनाने का जो भी औचित्य है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चंस पे जरा कन्फाइन करते हैं, उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। जो आपने प्रश्न पूछे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बार अगर आप पहली नजर में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भगवत गीता और इन्वेस्टिंग एक दूसरे के विरोध है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों का मूल सिद्धांत एक ही है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। भगवत गीता ये नहीं कहती कि परिणाम की परवाह मत करो। भगवत गीता क्या कहती है कि परिणाम से आसक्ति मत रखो, यानी कि अपना जो पूरा ध्यान है वो अपने सही कर्म, सही प्रक्रिया और सही निर्णय पर लगाओ। लेकिन यदि परिणाम को कभी भी अपनी शांति और पहचान का आधार नहीं बनाना है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। इन्वेस्टिंग में भी यही सिद्धांत यदि आप फॉलो करते हैं तो आप एक सफल निवेशक बन सकते हैं। आपका नियंत्रण आपके रिसर्च, आपके एनालिसिस, आपके डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस पर हो सकता है, लेकिन मार्केट कल क्या करेगा, कल कैसा होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जब हर रोज निवेशक यदि अपना पोर्टफोलियो के उतार चढ़ाव को देखकर
अपने निर्णय जो है इमोशनल क्वेश्चन को यूज करके लेने लग जाता है तो आउटकम से अटैच हो जाएगा। लेकिन यदि आपका एनालिसिस, स्ट्रेटेजी और आपकी जो लॉन्ग ड्यूरेशन की जो आपकी स्ट्रेटेजी है, यदि उसके बेस पे आप निवेश करोगे तो जो गीता का जो ये कर्मयोग है और जो सिद्धांत है, आप उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए लंबे टाइम में आप पैसा बना सकते हैं। तो इसलिए मैं जनरली अक्सर यही बोलता हूं कि फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ ए डिसीजन, नॉट ऑन द सर्टेनिटी ऑफ योर रिजल्ट्स। आपका निर्णय आपके सही प्रक्रिया पर यदि आधारित है तो कभी नुकसान इस प्रक्रिया का पार्ट हो सकता है, लेकिन यदि प्रक्रिया आपकी बहुत मजबूत है तो लंबे समय में परिणाम आपके पक्ष में ही आएगा। ये एक 100% सही चीज है। तो इसलिए इन्वेस्टिंग जो है केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, एटलीस्ट फॉर मी। ये मेरे लिए एक अनुशासन, धैर्य और अपने जो इमोशनल क्वेश्चन है उस पे नियंत्रण रखने की साधना भी है। और भगवत गीता का भी ये संदेश है कि आपको अपने कर्मों में उत्कृष्टता लानी है, परिणाम अपने आप समय पर आते जाएंगे, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। समय पे समय आपके परिणाम, यदि कर्म यदि आपके पावन है तो जो आउटकम है लॉन्ग टर्म में पावन ही मिलेगा। इसलिए इन्वेस्टिंग जो है भगवत गीता के खिलाफ कभी भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही पूरक हैं और यदि आप उसको भगवत गीता को इन्वेस्टिंग में फॉलो करते हैं तो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिटर्न्स ला सकते हैं। और जब हम अभी अभी जो इमोशंस की बात करें तो मार्केट्स में सबसे बड़ी इमोशन फियर और ग्रीड होती है, जो हमने बात की है उसके बारे में। तो आपको क्या लगता है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एक इन्वेस्टर को इमोशनल डिसीजंस लेने से कैसे बचाते हैं? जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो जो आप चार्ट्स देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं या वैल्यूएशन देखते हैं, ये वो वाली लड़ाई नहीं है। लड़ाई अपने मन की है। फियर और ग्रीड दोनों ही ऐसे भाव हैं जो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर से भी जो है ना गलत डिसीजन दिलवाते हैं। यहाँ पे जो अगर आपका स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। स्पिरिचुअलिटी हमें सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस सिखाती है। अपने विचारों और भावनाओं पर ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं। मार्केट के मूव पे हम रिएक्ट नहीं करते। आज अगर ऊपर है तो नीचे भी आएगा, नीचे है तो ऊपर भी जाएगा। कोई चीज ऐसी नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट चलेगी। यदि कोई चीज कांस्टेंट चल रही है इसका मतलब है डेड है, और वो कभी ऐसा मार्केट में कभी नहीं हो सकता। लाइफ में भी यदि आपकी हार्ट बीट कांस्टेंट हो गई, इट मींस यू आर डेड, राइट। तो ये सोचने और समझने की जरूरत है। जब मार्केट गिरता है तो फियर कह देता है सब बेच दो, जैसे मार्केट बढ़ता है तो ग्रीड कहती है कि भैया और खरीदो, कहीं मौका न छूट जाए। लेकिन जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है वो क्या कहता है कि अपनी स्ट्रेटेजी, रिसर्च और जो रिस्क मैनेजमेंट है उस पर आपको भरोसा रखना है, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टिंग के डिसीजन लेने हैं। इसलिए जो मेरा मानना है एज ए इन्वेस्टर, सबसे बड़ा जो असेट वो कैपिटल नहीं है, वो है आपका इमोशनल स्टेबिलिटी। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा है कि समत्व, हर परिस्थिति में आपको अपना मानसिक संतुलन बना के रखना ही योग है। मार्केट में भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि आपके प्रॉफिट आने से आपके मन में अहंकार भर गया और लॉस आने में घबरा गए तो आपका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होगा। आप केवल अपने भावनाओं से संचालित होंगे और विवेक से नहीं होंगे, और ऐसे वाले इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरा हमेशा से कहना है कि बेस्ट इन्वेस्टर डू नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट बेटर, दे मैनेज देमसेल्फ बेटर। इसका मतलब क्या हुआ? मेडिटेशन, स्वाध्याय और आध्यात्मिक अभ्यास केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं है, वे इन्वेस्टिंग के भी एक जो है मेजर, अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो एक आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है आपके कॉम्पिटिटर से। और जब यदि मन शांत होगा तो आपके निर्णय स्पष्ट होंगे। यदि आपके निर्णय स्पष्ट होंगे तो लंबे समय में जो परिणाम आएंगे वो भी बेहतर आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान रखना है कि मार्केट तो अपनी गति से चलेगा, मार्केट को आप नियंत्रण नहीं रख सकते। यदि आपको मार्केट को जीतना है तो सबसे पहले मन को कंट्रोल रखना पड़ेगा। जो इन्वेस्टर अपने इमोशन पर नियंत्रण पा लेते हैं, यदि आप देखेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म में मे बी मार्केट नीचे आए, लॉसेस पे हो, बट लॉन्ग टर्म में वही उन्हीं के पास सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट होती है। जरूर। अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ, भगवत गीता में कौन सा श्लोक या टीचिंग आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी या इन्वेस्टिंग फिलॉसफी पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है और क्यों? यदि एक ही श्लोक सुनना है, हालांकि 700 वर्सेस हैं, बट यदि एक ही चीज सुनना है, एक ही श्लोक की बात करें तो कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आपका अपने कर्मों पर तो अधिकार है, लेकिन आउटकम क्या होगा आप उसको सोच सकते हो कि ऐसा होगा, बट होगा नहीं होगा, देने की जो फल है यदि आपने अच्छे भाव से किया है तो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। तो इन्वेस्टिंग में
यदि जब आप रिसर्च एनालिसिस और एसेट एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, यदि आपने सब प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, मार्केट आज ऊपर जा रहा है, मार्केट कल नीचे आ रहा है, मार्केट में क्या होगा, कैसी नहीं हो जाएगी, दो कंट्रीज के बीच में कोई वार की सिचुएशन होगी या कोई और इंटरनल कंफ्लिक्ट आएंगे, ये तो सब चलता रहेगा, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बट आपका कंट्रोल किस पे है? मेरा कंट्रोल मेरे मन पे है, मेरे फियर पे है, मेरे ग्रीड पे है। यदि आप हमेशा केवल पर डे रिटर्न के बारे में सोचेंगे तो जो फियर एंड ग्रीड है ये हावी हो जाएंगे। आप अगर ये हावी अपने ऊपर होने देंगे तो आप लॉन्ग टर्म जो आपने बाकी प्रिंसिपल देख के कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी के पी रेशियोज क्या है, कंपनी के बाकी पैरामीटर्स क्या है, उनको भूल के आप केवल इसी बेस पे, डेली बेसिस पे डे ट्रेडर्स बन जाएंगे। डे ट्रेडर्स कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं करते हैं। कमा सकते हैं, डेली के आपके खर्चे निकल जाएंगे, बट इन्वेस्टिंग से जो पैसा बनता है एट द एंड ऑफ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बराबर हो जाए। वो थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स विल बी मच बिगर देन दिस। तो इन्वेस्टिंग की जो फिलॉसफी है, मेरा जो मूल मंत्र है, डोंट चेज द रिटर्न्स, बिल्ड ए रिपीटेबल प्रोसेस एंड लेट रिटर्न्स बिकम बाई प्रोडक्ट। इसका मतलब गीता का सार भी यही कहता है कि श्रेष्ठ कर्म करो, परिणाम को अपनी मानसिक शांति का आधार मत बनाओ। और एक बात जो इस श्लोक से मुझे समझ में आती है वो है कि लॉस भी जो है लर्निंग का ही एक हिस्सा है। यदि हम गलती करने के बाद भी एक अच्छे इन्वेस्टर बन रहे हैं तो वो असफलता नहीं है, बल्कि निवेश करने की जो शिक्षा है उसका एक कॉस्ट है। तो इसलिए आपको हमेशा से मैं ये कहता हूं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर इज नॉट जस्ट द वन हु इज राइट एवरी टाइम, इट इज द वन हु रिमेन्स डिसिप्लिन एवरी टाइम। और भगवत गीता मेरे लिए एटलीस्ट कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और लॉन्ग वेल्थ क्रिएशन की टाइमलाइंस की एक गाइडलाइन है। जब आपके सिद्धांतों को इन्वेस्टिंग में अपने आप इनको अडॉप्ट करते हो तो आप केवल बेहतर रिटर्न नहीं कमाते, आप अच्छा निर्णय लेना सीख जाते हो, और अंत में वही जो निर्णय है आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करता है और आपको एक वेल्दी, एक रेस्पेक्टेबल पर्सन बनाता है। You know, I'm so happy that you are sharing this with us, क्योंकि ज्यादातर मैंने बहुत किस्से सुने हैं वेरी रिसेंटली जहाँ पे लोगों ने आई थिंक सिल्वर हाई पे खरीदा है और अभी इतना पैनिक कर रहे हैं, रो रहे हैं या अपसेट है या हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन they bought into that greed, they bought into that fear of losing out. And जो आप बोल रहे हैं is so true, but now what it is required is also patience. क्योंकि अब ले तो लिया, अब क्या करें लोग लेके? जिंदगी का प्रिंसिपल है हमेशा ऊपर और नीचे, साइनोसाइडल कर्व। जिंदगी में कोई भी चीज, अब अगर इसको हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करें तो जिंदगी के 120 साल की जो लाइफ मानी जाती है उसमें 9 ग्रहों का प्लैनेट का 9 इंपैक्ट आएगा। यदि आपके फेवरेबल महादशा अंतरदशा या फेवरेबल प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा प्रतिंतर दशा आ रखी है तो उस समय बहुत छोटे से पॉजिटिव कर्म करने के बाद भी आपको आउटकम जो मिलेगा वो छप्पर फाड़ के मिलेगा फेवरेबल। बट जिस समय कोई भी नॉन फेवरेबल प्लैनेट या मेलेफिक कंजंक्शन की वजह से कोई अंतरदशा प्रतिंतर दशा आएगी तो आप कितने भी एफर्ट डालते जाएंगे, कितने अच्छे से अच्छे एफर्ट डाल देंगे, आउटकम उतना अच्छा नहीं मिलेगा। और ये एक चीज है कि हम लोग ये सोचते हैं भाई कर्मों का फल, बैलेंस ऑफ द सम बैलेंस ऑफ द रेजिडुअल कर्मास विच वी अर्न इन द पास्ट लाइफ और दिस लाइफ। लोग ये भूल जाते हैं बिकॉज ये भी होता है कि अगला जन्म किसने देखा, जो कुछ है वो इसी जन्म में है, इसी जन्म में ऐश कर लो, इसी जन्म में खा पी लो, क्योंकि अगला जन्म जब होगा तब होगा, मुझे पिछले जन्म को तो याद ही नहीं रहेगा। तो लोगों का जो मेंटेलिटी है वो ये हो गया है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में कि जो है वो यही है, अभी है, यहीं पे आप अपने आप को जितना ऐश कर सकते हो, सो कॉल्ड वर्ड ऐश, पीपल दे गेट। और सबसे बड़ी बात है कि जो बुरी चीजें हैं, राहु का इंपैक्ट विच इज गवर्न बाय राहु, वो इमीडिएटली माइंड पे इंपैक्ट करता है। अच्छी चीजों को अडॉप्ट करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। जैसे दूध वाला जो है अच्छा दूध बेचने के लिए घर घर जाता है, बट अगर आप दारू का ठेका ढूंढना है तो किसी भी नाले के किनारे चले जाओ और दारू का ठेका मिल जाएगा, एंड पीपल वहां पे जाके खुद बाई कर रहे होंगे। दूध वाले की तरफ बार्गेन नहीं करेंगे, भैया 42 रुपए की बजाय 45 रुपए का दे दे, दारू की बोतल प्राइस फिक्स है, गवर्नमेंट के रेट फिक्स है, वहां से उठा लेते हैं। बात सही गई। अब गौरव जी, हम
देखने वाले हैं आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज द निफ्टी 50 सेक्शन। हम 6 महीने तक जो एंड ऑफ दिसंबर तक है हम निफ्टी 50 को एनालाइज करने वाले हैं। तो अगले 6 महीनों के लिए निफ्टी 50 को लेकर आपका ओवरऑल आउटलुक क्या है? अब आप भी वहीं आ गए श्रुति, जो लोगों का कंसर्न होता है, पैसा क्या देने वाला है लास्ट में। पहले अध्यात्म की बातें, जब भी कभी हम किसी को अपने आप को जागृत करना होता है तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर से सुनते हैं तो उसका जो असर है केवल 2 दिन तक रहता है। तीसरे दिन से लाइफ का वही ढर्रा आ जाता है, पैसा पैसा पैसा। कैसे किसको चीट करके, कैसे किसी को डिसीट करके मैं अपने पास बैंक बैलेंस बना लूं। लेकिन फिर भूल जाते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। बीच की जो लाइफ है, यदि आपके कर्म पावन नहीं हुए, सुधरे नहीं, तो लास्ट में जो लेके आए थे आप पिछले जन्म के कर्मों का जो फल अर्जित करके लेके आए थे, और इस जन्म के कर्मों के फल ये अगली लाइफ के लिए आपके लिए पेनफुल कारण बन जाते हैं। तो अब ठीक है, पैसे की बात हो रही है क्योंकि पृथ्वी है तो भौतिक लोक तो है ही है, तो यहाँ पे बिना पैसे के तो कुछ काम चलेगा नहीं। बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 जो है कैसा दिखाई देगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को तो एटलीस्ट वही सुनना है कि 6 महीने के बाद निफ्टी 50 में किस तरीके का उछाल दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। शुरू के 6 महीने तो आपको देख ही लिया कि क्या उतार चढ़ाव है। तो अगर मैं बात करूं अगले 6 महीने में, तो निफ्टी 50 जो है उसका जो लेवल है कॉशियसली बुलिश दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया है अभी, जो उसकी हमारी जो इकोनॉमी है वो बुनियाद मजबूत है। हालांकि लॉट डिपेंड्स ऑन से इन्वेस्टर्स फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया कि वहाँ पे उनका मूड स्विंग्स या वर्ल्ड वाइड क्या क्या पैटर्न्स आएंगे इन टर्म्स ऑफ द वॉर, इन टर्म्स ऑफ से रेपो रेट्स, इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन अक्रॉस से टेरिटरीज। लेकिन जो कॉर्पोरेट अर्निंग, डोमेस्टिक लिक्विडिटी और एसआईपी का जो इन्फ्लोज है, वो भारत में जो लॉन्ग टर्म हमारा जो ग्रोथ स्टोरी है इक्विटी मार्केट को, उसको सपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में जाएगा, 45 पे जाएगा, 90 पे जाएगा या 60 पे जाएगा। इसमें वॉलेटिलिटी बनी रहेगी 6 महीने तक। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, करेंसी का जो मूवमेंट्स है, एफआईआईज का जो फ्लोज है, ऐसे कई सारे फैक्टर बीच बीच में इसमें उतार चढ़ाव और फ्लक्चुएशन लेके आएंगे। ध्यान रखना एक ही चीज है, आपको यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एवरी मूव, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरी मूव। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो करेक्शन को आपको डर की तरह नहीं बल्कि क्वालिटी बिजनेस में डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के अवसर की तरह देखना है। यदि आप ट्रेडर हैं तो रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन की जो साइजिंग है ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं अगले 6 महीने में। आपको 6 महीने फोकस इंडेक्स पे नहीं करना है, स्टॉक के सिलेक्शन पे करना है। जिन कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, जिन कंपनी का ट्रेंड रिकॉर्ड, जिन कंपनी का इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ स्टोरीज, उनका जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर होते चले जा रहे हैं, जिनके प्रमोटर्स अच्छे हैं, जिनकी थॉट प्रोसेस अलाइंड है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन, ऐसे वाले स्टॉक पे फोकस करना है। हर स्टॉक, हर सेक्टर एक जैसा प्रदर्शन तो करेगा नहीं, तो ऐसे समय में जो क्वालिटी कंपनीज हैं, जिनके पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज हैं, उनका जो मैनेजमेंट है कैपेबल है, उनके वैल्यूएशन जो है रीजनेबल है, और जो उनके बिजनेस का जो प्रोजेक्शन लाइंस है वो अच्छी हैं, उन स्टॉक्स को आपको चूज करना है। और यदि भगवत गीता की सीख के साथ में यदि मैं जोड़ूं इसको, तो संदेश ये होगा कि मार्केट विल ऑलवेज बी अनसर्टेन बट योर डिसिप्लिन शुड नेवर बी अनसर्टेन। डिसिप्लिन, पेशेंस, प्रोसेस ड्रिवन इन्वेस्टिंग अगले 6 महीने ही इन्वेस्टर की सबसे बड़ी ताकत होगी। और अगर मैं आपको पूछूं बाय द एंड ऑफ दिसंबर कहां पे हो गए हम लेवल्स वाइज, तो आप क्या देखते हैं? तो सबसे पहले, क्योंकि ये एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि मेरे कहने पे खाली ये सोच के कि जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं या लेवल बता रहा हूं कि वो 100% सत्य होंगे, ना तो मेरे पास क्या बोलना चाहिए, कोई एक सिद्धि होती है ना जिसे बोलते हैं कि जिसको बोलते हैं कल पिचासनी विद्या, कि मेरे कान में आके किसी प्रेत ने बोल दिया कि हाँ 6 महीने के बाद या दिसंबर में मार्केट ये दिखाई देगा। ऐसा नहीं है, ये मेरे अपने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन जो मैं हर वीक देता हूँ और जो मेरा अपना एनालिसिस है साल का, मैं उसके बेस पे बात कर रहा हूँ। मेरे कहने अनुसार कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन कोई भी इन्वेस्टर जो इस वीडियो को देख रहा है वो ना ले अपने विवेक से या फिर किसी से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर के
सजेशन के बेस पे ही वो डिसीजन लेने हैं। ये जो मेरे डिसीजंस, मेरे जो सजेशंस हैं, ये मेरे प्योर प्रोबेबिलिटी एनालिसिस और जो मेरा अपना से एस्ट्रोलॉजी एंगल है, ये उसके बेस पे होंगे। तो अगर अब मैं उसके बेस पे बताऊं तो कंजर्वेटिवली निफ्टी 50 दिसंबर के आसपास 28,500 से 29,000 के बीच में दिखाई दे सकता है। और यदि कंजर्वेटिव में देखूं तो 28,000 दिखता है कम से कम भी निफ्टी 50। हालांकि मार्केट की, जैसे मैंने बोला कि मार्केट प्रेडिक्शन जो है एस्ट्रोलॉजिकली या फिर न्यूमरोलॉजिकली, उस पर कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता, ना लिख के, और ना ही उसको कोई बेसिस या आधार मानना चाहिए। ये एक प्रोबेबिलिटी एनालिसिस है जिसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स की, डिफरेंट प्लैनेट्स का क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या गोचर हो रहा है, क्या दशा महादशा अंतरदशा जाएंगी और क्या डे का हो रहा होगा, ये उनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। बट इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना है कि टारगेट को रेफरेंस पॉइंट मानना है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फाउंडेशन बनाओ। आप 6 महीने ग्लोबल लिक्विडिटी, कॉर्पोरेट अर्निंग, डोमेस्टिक इनफ्लोज, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स, यदि ये सही, मतलब अगर एस्ट्रोलॉजिकली एंगल से देखूं तो यदि ये एज पर प्रिडिक्टेड है तो 28,500 से 29,000 के बीच में बना रहेगा। प्रिडिक्शंस कैन क्रिएट एक्साइटमेंट बट डिसिप्लिन विल ओनली गेट वेल्थ। तो इसलिए यह ध्यान रखने की जरूरत है, ये जो नंबर्स मैं बोल रहा हूं ये बेस मान के चलें, और बेस मान के भी वो समझें कि एस्ट्रोलॉजिकली है, बट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, एंड एनी रिस्क विच इज देयर यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस। मैं ये सोच रही थी, एंड आई गेस माय नेक्स्ट क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ फॉल्स इन लाइन विद दैट। काफी इन्वेस्टर्स जो है डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया का मार्केट है इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आउट परफॉर्म करते आया है अभी तक। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, या ग्लोबल स्लोडाउन का इम्पैक्ट इंडियन इक्विटीज पर भी देखने को मिलेगा? और मैं इस वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि लोग बोल रहे कि रिसेशन तो ऑलरेडी वेस्टर्न वर्ल्ड में शुरू हो चुका है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? मेरा भारत सोने की चिड़िया था और आगे भी सोने की चिड़िया रहेगा। वर्ल्ड में कितने भी चीजें हो जाएं, बट भारत की जो इकोनॉमी है, बहुत सारी चीजें अध्यात्म वाले पार्ट पर अगर देखा जाए, जब इंसान का जो माइंड और जो माइंड फ्रेम है वो बेसिकली यदि स्पिरिचुअल अलाइंड है, आप किसी को बुरा नहीं कर रहे, आप किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोच रहे, आपका जो थॉट प्रोसेस है कि हाँ भगवान की भक्ति, व्हेन यू थिंक कि मैं अपने कर्म कर रहा हूं बट फल देना उसकी इच्छा है, तो व्हेन यू गेट इनटू दैट मोड ऑफ गिविंग रादर देन टेकिंग, सिचुएशंस अपने आप अलाइंड होती हैं, उसका पूरा प्रतिफल पूरे देश, पूरे कंट्री, पूरे मतलब अगर वर्ल्ड में सबके पास हो जाए तो सबको मिलता है। बट क्योंकि हम ये जो कलयुग है, कलयुग के अंदर लोगों का जो थॉट प्रोसेस है पूरे वर्ल्ड वाइड, वो सतयुग के साथ अलाइन नहीं हो सकता, बिकॉज ये बनाया ही इसी पर्पज से गया है। यदि हम सोचें कि दुनिया में कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, जिस भी फॉर्म में हम बात करें, तो वो पर्पज खेल खिलाने का, जैसे डिफरेंट स्टोरीज आई कि राम आए, सीता माता आए, सीता माता का हरण हुआ, ऐसे श्री कृष्ण आए, माता से दूर हुए, द्वारका पे आए, राधा से प्रेम हुआ, कंस का वध किया। तो ये स्टोरीज है ना, जो ये पृथ्वी बनाने का औचित्य है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। हम पृथ्वी पे केवल पपेट हैं जो अपने अपने रंगमंच पूरे करके पृथ्वी पे रहते हुए 70 साल, 80 साल, 100 साल, जितने भी साल जिए, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। बट हम जैसा वर्ड ऑफ वर्ड या मैं जैसा वाला वर्ड, इट्स ऑल बुलशिट। कुछ नहीं आपके हाथ में, ना कल का पता ना पल का पता, फिर सोच रहा क्यों परसों की। होता क्या है कि हम सोच तो लेते हैं, प्लानिंग तो कर लेते हैं 3 साल की। जब अगर आप कुछ टाइम पहले देखिए, PMBOK प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 3 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, 5 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। आज की डेट में हम क्या बात कर रहे हैं? कौन सा नई चीज आ गई? विच इज प्लानिंग 6 महीने 7 महीने का तो सोचो मत। आप आज किस मोड पे काम कर रहे हैं? विच इज टुडे, वॉट एवर इज देयर टुडे, कल क्या होने वाला है। सारा का सारा प्रोसेस चेंज हो गया, माइंडसेट चेंज हो गया। पहले फेसबुक आया, एक एक पेज के लंबे लंबे कंटेंट लिखे जाते थे। ट्विटर आया, एक लाइन में कन्वर्ट हो गया। इंस्टाग्राम आया, पिक्चर्स पे आ गया, पिक्चर्स से चेंज हो गया वीडियोस पे 30 सेकंड की रील। पूरा का पूरा अलाइनमेंट चेंज होता चला जा रहा है, बिकॉज वी आर बीइंग मेड टू बी पार्ट ऑफ दिस मेटलिस्टिक वर्ल्ड। एंड ये जो अभी जो इस टाइम का जो युग चल रहा है उसके हिसाब से, तो अब यहाँ पे आप ये समझने की जरूरत है कि इंडिया की जो स्टोरी है, जैसे मैंने कहा कि मेरा भारत पहले भी सोने की चिड़िया था और आगे भी, क्योंकि यहाँ अध्यात्म काफी है।
हम कितने भी पाप कर रहे हो, कितने लोगों का माइंडसेट वेस्टर्नाइज हो चुका हो, बट आज की डेट में भी हमारा जो बेसिक रूट प्रिंसिपल है वो अध्यात्म है। आज भी हम किसी जगह पे जाएंगे तो बड़ों के पैर छूना, आदर सम्मान करना, मंदिर में जाना, नेगेटिव थॉट सोच के हाथ जोड़ना, किसी भी मंदिर के आगे से मेरा है। मैं अपने ऑफिस से घर के बीच में मेरे 50 मंदिर पड़ते होंगे, मुझे पता है वो 50 लोकेशन क्या है। अगर मैं पैर पे पैर रख के भी बैठा हूं तो मंदिर से आने से पहले ही पैर से पैर नीचे हो जाएगा और हाथ जुड़ जाएंगे। तो वो जो माइंड के अंदर फियर है वो इनकलकेटेड है कि मैं कोई चीज गलत ना करूं। मेरे को देखने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर कहीं से भी देखेगा, ऊपर से देख रहा है। मेरे कर्म मेरे आत्माराम के अंदर लिखे जा रहे हैं। जो मेरी मृत्यु के पश्चात, शरीर के जलाने के पश्चात, जब उसको अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाएगा तो गंगा के थ्रू भगवान शिव की जटाओं से होते हुए वो अगला जन्म जो अगर मुझे लेना होगा तो उसमें आत्मा के साथ विच जीवंत रूप में मेरे कर्मों का संबैलेंस नए वाले शरीर में आ जाएगा। तो इस जन्म में जितने पिछले जन्म के कर्म थे जिसका मुझे याद नहीं है, और इस जन्म में जो कर्म है सबको नेगेट करो ताकि रेजिडुअल संबैलेंस जो है पॉजिटिव साइड पे बढ़े और वो इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, थ्रेशोल्ड हो जाए कि मैं आगे मोक्ष को प्राप्त कर सकूं, अगला जन्म लेने की जरूरत ना पड़े। अब आपके क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। इंडिया की जो लॉन्ग स्टोरी है वो आज भी मजबूत है। आने वाले वर्षों में भारत का जो मार्केट है वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक हमेशा के लिए एक आगे मजबूत मतलब एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक अट्रैक्टिव पोजीशन बना रहेगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन आएगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ेंगी, लिक्विडिटी भी कम होगी, लेकिन उसका असर भारत पे भी दिखाई देगा। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात अगेन कर रहे हैं तो फिर जो हमारा जो युवा पॉपुलेशन है वो डिजिटल वर्ल्ड में मजबूत डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग आपके जो पुश है वो लगातार बढ़ेगी और अगले 6-7 साल 10 साल में फर्स्ट नंबर पे नहीं तो एटलीस्ट सेकंड नंबर की तरफ हम ग्रोथ पाथ पर अग्रसर होंगे। आपको ये हमेशा याद रखना है, शॉर्ट टर्म में मार्केट ग्लोबल सेंटीमेंट से चलेगा, बट लॉन्ग टर्म में जो मार्केट है वो फंडामेंटल्स और अध्यात्म से चलेगा। यदि आपके कर्म अच्छे हैं और यदि आपका थॉट प्रोसेस अलाइन है, किसी को चीट करने की आपकी कोई मैलेफिक इंटेंशन नहीं है, तो ये केवल एक शॉर्ट टर्म में पूरा का पूरा मार्केट क्योंकि डिस्टर्ब होगा बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भी वर्ल्ड वॉर देखने को मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में इंडिया विल बी ए हब जहां पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए दे विल बी ललायत होंगे, जैसे बोलते हैं ललायत होंगे। तो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होगी, बट लॉन्ग टर्म में इंडिया इज गोना बी शाइनिंग। इंटरेस्टिंग व्हाट यू सेड। मैं अभी आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ केन होंडा, उसने एक बुक लिखी है हैप्पी मनी करके, और जो आप बोल रहे हैं इज रेजोनेटिंग विद व्हाट आई बीन वाचिंग ऑफ हिम वेरी रिसेंटली। वो हमेशा यही बोलते हैं कि थिंक ऑफ मनी डिफरेंटली, ताकि आपकी जो आउटलुक हो वो भी डिफरेंट हो और रिजल्ट्स भी डिफरेंट आते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग, वी आर शेयरिंग द सेम थिंग। अब अगर मैं आपको पूछूं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आई सपोज टॉप सेक्टर्स रैंक करने को पूछूं आपको, तो आप मुझे क्या बताएंगे फॉर द नेक्स्ट 6 months? I know we're talking about a long term story here, and probably people should look at things from a long term story. So if that's the direction you want to take this in, I'm happy to. ओके, तो अगेन तो जो मैं क्वेश्चन पहले दिया था कि जो ये सजेशंस होंगे ये मेरे पर्सनल हैं, इसको किसी को भी बेस बन के कोई भी इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अलाइन ना करे। वो मेरा अपना थॉट प्रोसेस, मेरा अपना इन्वेस्टमेंट मेरे अपने वेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड मेरा अपना मानना है। तो यदि मैं 6 महीने के लिए बात करूं तो सूची जो है मेरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, आप इसमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बड़े और जो स्टॉक्स हैं अच्छे स्टॉक्स हैं, लो पी रेशियो पे हैं, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बैंकिंग साइड पे, उनके ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए। कैपिटल गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस, ये भी आपके फोकस में रहेंगे। इनमें जो है मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और जो आपकी ये जो सेक्टर है आपका स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स, इसमें आपको काफ़ी मजबूत साइड आगे देखने को मिल सकती है। इसी तरह से पावर, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, ये जो सेक्टर्स है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी फोकस रहेगा और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन पे भी काफ़ी फोकस रहेगा। तो जो पावर सेक्टर की कंपनीज हैं ये भी एक अच्छा बेट हो सकती है, जिनका करंटली मार्केट कैप छोटा है, जिनका जो प्राइस है वो अभी कम है, जिनका पी रेशियो कम है, जिनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहे हैं, जिनको ऑर्डर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, ऑर्डर बुक्स इनकी अच्छी है, ये फोकस में रह सकते हैं। इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी जो डिस्ट्रप्शन एआई की वजह से आया है, यदि ये एआई वाला जो डिस्ट्रप्शन है कहीं ना कहीं पे स्टेबल होगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एआई से रिप्लेस हो जाएगा, आईटी का कोई यूज नहीं होगा। तो कुछ टाइम में कोई भी जब चीज आती है डिस्टर्ब करती है तो लोगों का अचानक से फोकस इन उस टाइप पे पहुंच जाता है।
और यदि देखें तो जो कंपनीज है वर्ल्ड वाइड, चाहे वो चैट जीपीटी है या फिर बाकी चीज़ें हैं, उनमें जो वैल्यूशन है इट हैज़ गॉन हायर। आई डोंट नो कि उस तरीके के इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कैसे आएंगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे, कितने भी वो क्रेडिट पॉइंट्स दे लें, सब कुछ दे लें, बट एक एक कंपनी का जो है वैल्यूशन, हमारे यहाँ की जो सबसे टॉप कंपनी है, चाहे वो इन्फोसिस है, टीसीएस है या फिर आपका विप्रो है या एचसीएल है, इन सबके कंबाइंड वैल्यूएशन से भी बहुत ज़्यादा सुपरसीड कर रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म वाले पर्सपेक्टिव पे समथिंग आई डोंट नो कि ये कितना सस्टेन करेगा। एआई आना, लाना, कंटेंट लिखना, उससे अपने प्रोसेस को स्मूथन करना बहुत अच्छा, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अभी कल की एक न्यूज़ थी, किसी कंपनी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, कि पहले उन्होंने जो है अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ फायर किए थे 250, कल उन्होंने रीहायर कर लिया कि एआई उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे रहा जितना अच्छा आउटपुट मैन पावर। तो कहीं ना कहीं पे ये बबल बस्ट होगा। जैसे Y2K की प्रॉब्लम थी ईयर 2000 के अंदर, उसके बाद सब कुछ सेटल हो गया। नहीं तो उससे पहले ये था कि किसी को भी थोड़ा सा भी बोलना आता है, यूएस के लिए वीजा $70,000 की जॉब, $80,000 की जॉब, एंड देन फाइनली आज क्या स्टेज है, आज वो जॉब्स नहीं है। तो ये इसी तरह से इंडिया के अंदर जब वो मार्केट आया था आपका कॉल सेंटर का, हर घर के अंदर कॉल सेंटर हो गए थे, वॉइस वाले हो गए थे, फिर चैट वाले हो गए, फिर दोनों तरीके के मिक्स हो गए, फिर कुछ ऑटोमेट हो गए। आज वो पूरा का पूरा मार्केट मनीला फिलीपींस चला गया। तो ये जो डिस्ट्रप्शंस हैं और ये जो छोटे छोटे सी चीजें हैं, मेरे हिसाब से आईटी मार्केट कुछ टाइम के बाद स्टेबल होगा। हो सकता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगे, पर स्टेबिलिटी आएगी कहीं ना कहीं पे। तो आईटी विल बी फोकस एरिया ऑल्सो। जब वो मार्केट और थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर नीचे आ जाए, तो इट कुड बी ए गुड बैट, गुड कंपनीज में जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, जिन्होंने पिछले ओवर द ईयर्स मैनेजमेंट अच्छा है, ओवर द ईयर्स दे हैव शोन द रिजल्ट्स। तो आईटी विल ऑल्सो बी ए फोकस फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इसके बाद फार्मा एंड हेल्थ केयर, ये दो सेक्टर, ये भी एक ऐसा सेक्टर है फार्मा एंड हेल्थ केयर, बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती चली जा रही है। आपको हर तरीके की मेडिसिन अवेलेबल होता है। हर जो पहले बीमारी मानी जाती थी जिसका कोई इलाज नहीं था, आज उसका इलाज पॉसिबल है काफ़ी हद तक। कैंसर से लेके, कोविड से लेके, सभी चीज़ों के हमारे वैक्सीन या फिर मेडिसिनल साइंस काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है। तो जो ये कंपनीज अच्छा प्रोग्रेस कर रही हैं, चाहे वो इवन जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस कर रही हो, बट उनके पास एक अच्छा मार्केट शेयर बढ़ता चला जा रहा है। बिकॉज जैसे अभी गवर्नमेंट SCGHS है यहाँ पे, या फिर हेल्थ केयर की जो इंडिया के अंदर डिस्पेंसरीज हैं, वो रादर देन ब्रांडेड कंपनीज के जिनके प्राइस 10 गुना ज़्यादा है, जेनरिक मेडिसिन जो 20 साल जिनका पेटेंट ओवर हो चुका है, उनसे वो मेडिसिन अब दे आर बाइंग द मेडिसिन। तो वहाँ पे एक अच्छा एक मार्केट है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग और जो इंडस्ट्रियल बेस होगा, ये भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि केवल सेक्टर स्पेसिफिकली बात नहीं करनी है, आपको स्टॉक भी देखना है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक टू स्टॉक, कौन सी कंपनी के स्टॉक पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस प्राइस रेंज पे आप एंटर कर रहे हैं, किस प्राइस रेंज पे एग्जिट करेंगे, उनका पी रेशियो से लेके बाकी रेशियोज क्या है, उनके आज की डेट में स्टॉक टू बुक वैल्यू क्या है, बहुत सारे डेट लेवल्स क्या है, कैश फ्लोज क्या है, अर्निंग ग्रोथ रेशियोज क्या है, उनके कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट का विजन क्या है। लास्ट में भगवत गीता क्या कहती है, मार्केट में सबसे बड़ा जो एज है वो भविष्य बताने में नहीं है, बल्कि प्रक्रिया के साथ लगातार टिके रहने पर है। और यदि आप इस प्रोसेस में भगवत गीता को अपने साथ में इन्वॉल्व करेंगे, इस थॉट प्रोसेस के साथ, तो रिटर्न देगा ही देगा। कोई भी चीज शॉर्ट टर्म में जो जल्दी आती है वो जल्दी चली जाती है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। बात सही कही आपने। अब विल लुक द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस, विल लुक एट इट। तो आपको क्या लग रहा है कि इन्वेस्टर्स कौन सा सेक्टर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हाइप लगा रहे हैं, दैट हाइप दैट दे कॉल, जहां पे ले लो और लेकर फिर गिरता है, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल है। मेरे से हर बार वो क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी मैं पॉडकास्ट पे, वीकली पॉडकास्ट पे होता हूँ, कि कौन सा सेक्टर, जैसे स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो उसमें डिफेंस, बिकॉज वॉर चल रही है तो डिफेंस सेक्टर बूम करेगा शॉर्ट टर्म में। क्या वॉर जिंदगी भर बनी रहेगी क्या? वन थिंग। दूसरा चीज़ है PSU जो कंपनीज हैं, क्योंकि आज की डेट में उनके पास काफ़ी सारा वर्क मिल गया, ऑर्डर्स मिल गए, रेलवेज, ये लोगों का ज़्यादा फोकस ऑफ एरिया हो गया है। इन सेक्टर की जो लॉन्ग स्टोरी पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये इंडिया की जो चाहे वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या पब्लिक सेक्टर जो रिफॉर्म्स हैं, वो एक पॉजिटिव से वे है इंडिया को एक गति देने के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एक ग्रेट कंपनी इज नॉट ऑलवेज द ग्रेट इन्वेस्टमेंट एट एवरी प्राइस। यदि ये प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, इनके पी रेशियोज बहुत ज़्यादा हैं, और आगे की जो ग्रोथ स्टोरी है उनके अंदर इनके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स 5-5 साल, 10-10 साल का होराइजन में नहीं है, मैनेजमेंट या फिर लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, तो ये उतना बड़ा वाला आपको रिटर्न नहीं दे सकते हैं। करेक्शन देंगे, हो सकता है कि 5-10% का रिटर्न मिल जाए, बट वो जो सेक्टर्स या वो जो कंपनीज हैं जिनके पास
ऑलरेडी बहुत नीचे के पीई पे बैठे हुए हैं। जैसे मैंने आईटी फाइनेंशियल सेक्टर बोला, उनके अंदर भी छोटे बैंक्स में, बड़े बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके आज की डेट में जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बेस पे या जो उनके पास जो बुक है आगे की 10 साल के जो होराइजन की जो बुक है ये उनकी अच्छी है, तो वो ऐसे वाले सेक्टर। तो अब यह है कि निवेशकों को ये ध्यान रखना है कि आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचना है। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है जो पिछले कुछ महीनों में बहुत तेजी से चला है या उसकी चर्चा हर जगह पे है। मेरी इन्वेस्टमेंट जो फिलॉसफी है बहुत सिंपल है, स्टोरी से पहले वैल्यूएशन, एक्साइटमेंट से पहले डिसिप्लिन और मोमेंटम से पहले फंडामेंटल्स। तो यदि फंडामेंटल्स सही हैं तो आगे आने वाले टाइम में चाहे वो सेक्टर स्पेसिफिक हो या बिना सेक्टर स्पेसिफिक हो, कंपनी अच्छी है, कंपनी के बाकी फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, रिटर्न देंगे। अगेन सेम क्वेश्चन, investment in stock market is all subject to the market risk. You have to talk to your SEBI registered advisor or take your own judicious decision, not go by my suggestions only. करेक्ट। अब आज अगर आपको एक बोल्ड मार्केट प्रेडिक्शन करनी हो, ऐसी प्रेडिक्शन जिससे ज्यादा लोग अग्री नहीं करेंगे, तो वो क्या होगी? बिल्कुल प्योर हिंदी में बताऊंगा इस चीज को मैं। जो 6 से 12 महीने का जो निफ्टी है, आपका जो वेल्थ क्रिएशन है वो कुछ क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में मिलेगा। इंडेक्स का जो रिटर्न है वो आपको जो आपकी उम्मीद है उससे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा या उसके बैलेंस रहेगा या एक पार रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 28,000 29,000 पे इंडेक्स का लेवल दिखाई देगा। बट उनमें रिटर्न किसके पास ज्यादा सबसे मिलेगा? जो कंपनीज ने सबसे ज्यादा अपना अभी आज की डेट में कुछ टाइम में अपना मार्केट कैप खोया है, जिन्होंने पिछले 12 महीने में एक लेवल पे बैठे थे उसमें 100% का डाउन आ गया, बट उनके पास अच्छी बुक है, उन्होंने एक लेवल एक बार चेक कर चुके हैं, तो ये कंपनी आपको मल्टी फोल्ड रिटर्न्स देंगी। दूसरी बोल्ड प्रेडिक्शन क्या है कि जिन सेक्टर को आज हर कोई पसंद कर रहा है 12 महीने में वो एवरेज रिटर्न देंगे। जिन क्वालिटी सेक्टर्स या कंपनी को मार्केट आज नजरअंदाज कर रहा है वही लीडर बनकर उभरेंगे। इसलिए आपको केवल इंडेक्स का प्रेडिक्शन या इंडेक्स के बेस पे अपने इन्वेस्ट नहीं करना है, स्टॉक का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मार्केट का इतिहास भी वही बताता है कि रिटर्न अक्सर वहीं से आते हैं जहाँ कंसेंसस सबसे कम होता है। आपको मैं हमेशा बोलता हुआ मिलूंगा कि व्हेन एवरीवन इज लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन, आई स्टार्ट लुकिंग फॉर व्हाट द मार्केट इज इग्नोरिंग। इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको जो है कंटिन्यून बनना है, बट आपको कंटिन्यून बने, मेरा मतलब है कि फंडामेंटल्स के आधार पर इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हुए आपको अपने डिसीजंस लेने हैं, भीड़ का अनुकरण नहीं करना है। और यदि तीसरी प्रेडिक्शन की मैं बात करूं, ये क्या है कि अगले कुछ वर्षों में वेल्थ क्रिएशन की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एल्गोरिथम में नहीं होगी, इन्वेस्टर का इमोशनल डिसिप्लिन होगा। तो टेक्नोलॉजी सभी के पास है, सभी के पास रहेगी, डेटा भी सबके पास होगा, पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग ये हमेशा कुछ ही लोगों के पास होंगे, सबके पास नहीं होंगे। प्रिडिक्शन जो है इंडेक्स लेवल की नहीं है, इन्वेस्टर के बिहेवियर की रहेगी। इसलिए अगले 6 महीने से 12 महीने तक जो वॉलेटिलिटी है उससे घबराने की बजाय आपको डिसिप्लिन बनाए रखना है। और यदि आपने डिसिप्लिन बना लिया तो आप सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं। अच्छा, लेट्स लुक एट दिस इन अ डिफरेंट वे। अगर एक 20 या 25 साल का यंग इन्वेस्टर, मुझे पता नहीं है कौन सा मिलेनियल बोलते हैं उसको, पता नहीं, आपके पास आके एडवाइस मांगे, जो इन्वेस्टिंग, लाइफ और विजडम तीनों को कंबाइन करे, तो आप उससे क्या कहेंगे? पहले 10 साल रिटर्न कमाने में नहीं, अपने खुद को बनाने में लगाए। 20 से 25 साल की जो उम्र है आपकी, वो इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स या क्रिप्टो में पैसा लगाने की नहीं है। नॉलेज, स्किल्स, हेल्थ, मतलब पैसा लगा के पैसा बनाने की नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि लगाने की नहीं है। आपकी नॉलेज, स्किल, हेल्थ, कैरेक्टर और नेटवर्क, और सबसे पहले माइंड को बैलेंस करने की है। यदि ये जो मैंने 5 एसेट बताए हैं, यदि आपने अपने अंदर ये पांचों इम्बाइब कर लिए तो फिनेंशियल वेल्थ उसका आउटकम की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो पहला चीज है कि इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल क्या रहेगा यहाँ पे, हमेशा 20 से 25 साल के लिए जल्दी शुरुआत कीजिए, कंपाउंडिंग को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए। इंटेलिजेंस नहीं है यहाँ पे, आपका जो इन्वेस्टिंग का जो टाइम फ्रेम है, होराइजन है और टाइम जिस समय पे लगा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मार्केट में शॉर्टकट मत खोजो, वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, डिसिप्लिन के साथ जरूर बनती है। तीसरा, लाइफ स्टाइल को अपना जो अपनी इनकम है
उसको उससे तेज उसके कंपैरिजन में, मतलब जो आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली अपने लाइफ स्टाइल को चेंज या बढ़ाइए मत। फाइनेंशियल फ्रीडम हाई इनकम से नहीं आएगी, गुड फाइनेंशियल हैबिट से आएगी। भगवत गीता क्या कहती है? अपने कर्म पर अधिकार रखिए, लेकिन अपने अहंकार को अपनी उपलब्धियों से मत जोड़ो। जीवन में सफलता आपको मिलेगी, असफलता भी बहुत सारी आएंगी। मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। यदि आपका चरित्र, आपका अनुशासन, आपके मूल्य आपके स्थिर है, तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक हरा नहीं सकती। युवाओं के लिए जो मेरा मैसेज है, बिल्ड योर कैरेक्टर बिफोर यू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, बिकॉज वन डे पोर्टफोलियो विल रिफ्लेक्ट योर कैरेक्टर। और अंत में यदि मैं बोलूं तो पूरी फिलॉसफी तो ये कहना चाहूंगा, एम इज टू बिकम रिच बट नेवर एट द कॉस्ट ऑफ बिकमिंग पुअर इन वैल्यूज। अर्न वेल्थ, earn wisdom, and most importantly, earn the trust of the people. Because money can buy comfort, but only characters create a meaningful life. इन्वेस्टिंग जो है, ये जो रूल्स हैं, ये मेरे इन्वेस्टिंग के रूल भी हैं और स्पिरिचुअलिटी के साथ इम्बाइब भी हैं, और जीवन का मेरे लिए सबसे बड़ा सूत्र भी यही है। और जो मैं चाहूंगा कि जो यंग जनरेशन है, इंक्लूडिंग माई सन, दे शुड इम्बाइब दिस। वंडरफुल एडवाइस फॉर द यंग जनरेशन। अब शायद ये मेरा आखिरी सवाल है। चलिए इमेजिन करते हैं कि हम एग्जैक्टली 6 मंथ्स के बाद फिर से इस टेबल पे, आप अपने टेबल पे, मैं मेरे टेबल पे, हम बैठ के बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से उस वक्त कौन सी ऐसी हेडलाइन होगी जो आज बहुत कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तब हर जगह डिस्कस हो रही होगी? तो जो हेडलाइन विच आई कैन एक्सपेक्ट इज कि बाजी जो है निफ्टी ने नहीं मारी, बाजी किसने मारी? डिसिप्लिन इन्वेस्टर ने मारी। या फिर हो सकता है कि मार्केट इतना वोलेटाइल रहा, परंतु कुछ क्वालिटी बिजनेस ने नई हेडलाइंस बना दी, नए आयाम छू लिए। और मुझे भी लगता है कि 6 महीने में सबसे बड़ा सरप्राइज इंडेक्स का नहीं होगा, बल्कि मार्केट लीडरशिप होगी। जिन सेक्टर स्टॉक्स पर आज सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, वो हो सकता है एवरेज रिटर्न दें, बट क्वालिटी बिजनेस जिसको सबसे कम अटेंशन आज मिल रही है, वही लीडर बन के उभर के आए। और जो सबसे बड़ी एक और हेडलाइन मैं सोच सकता हूं, वो ये है, रिटेल इन्वेस्टर शिफ्टेड फ्रॉम चेजिंग मोमेंटम टू फोकस ऑन द फंडामेंटल्स। आज की डेट में लोग क्या देख रहे हैं कि जिन स्टॉक्स पे सर्किट लग रहे हैं, अपर सर्किट लग रहे हैं, 20% का सर्किट डेली लग रहा है, बाय दैट, भेड़ा चाल जिसे बोलते हैं। Focus is not on reading the financials of the company. Focus is not reading the fundamentals of the company. Focus is not reading the DRHP when the IPO comes. Just focus is grey market price क्या चल रहा है। ये जो आयाम है, धीरे धीरे when the people they lose money, they start focusing on these fundamentals. और बुल मार्केट जो है एक समय के बाद इन्वेस्टर्स को जो सिखाता है वो यही है कि एक्साइटमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं। द बिगेस्ट विनर वर नॉट द स्मार्टेस्ट फोरकास्टर्स, द मोस्ट डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स वर द बिगेस्ट विनर्स। ये एक हेडलाइन की तरह से आएगी। और मेरे अनुभव के हिसाब से जो मार्केट है हमें हम्बल बनाता है, मूवमेंट प्रेडिक्ट करने की हम लोग कोशिश करते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि जितने भी ये एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं ये पैटर्न को चेक करते हैं। मैं आज अब इंसान, अगर मैं स्मार्ट हूँ, अपने पैटर्न चेंज कर सकता हूँ। यदि मैं इन्वेस्टर्स हूँ, मैं पैटर्न चेंज कर सकता हूँ, बाइंग की बजाय सेल कर सकता हूँ, सेल की बजाय दिन में 1 घंटे में मैंने बाइंग की, 1 घंटे सेल कर दिया, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट में मेजर पाई उठा लिया। तो ये जो रीड करने का जो साइकी है वो एआई बहुत छोटा सा प्रेडिक्ट कर सकती है, बट ह्यूमंस ब्रेन जिसमें थाउजेंड्स, करोड्स एंड करोड्स ऑफ द न्यूरॉन्स हैं, उनको प्रेडिक्ट करना। जैसे मैंने बोला कि एक कंपनी ने पहले लोगों को 250 लोगों को फायर किया, एआई रोबोट्स बनाए, 2 महीने में उनको समझ में आ गया कि बस जो माइंड है, ह्यूमन का जो माइंड है, उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते, रिहायर कर लिया गया। तो यदि 6 महीने के बाद अगर हम मिलें और हेडलाइन केवल मार्केट की ना हो और जो इन्वेस्टर की माइंडसेट की भी हो, तो यही होनी चाहिए कि वोलेटिलिटी रिवॉर्डेड द पेशेंस बट नॉट द पैनिक। मार्केट जो है कैपिटल से नहीं, कैरेक्टर का भी टेस्ट लेता है, इसलिए आपको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। लास्ट में मेरा जो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, अच्छे स्टॉक्स के फंडामेंटल्स चेक करके इन्वेस्ट करो। Dr. Gaurav Mittal, the monk, thank you so much for being on Inner Habit. What a wonderful podcast. Thank you, Shruti, and much appreciate your time. You're calling from Australia, all setting up the time with me, 50 minutes.
I hope investors and your viewers, they will like and align themselves to the spirituality. I hope so too. I really hope so too, sir. Thank you. Thank you so much.